दोस्तों, क्या आपने नॉर्थ कोरिया का नाम सुना है? आप बोलोगे बिल्कुल जरूर सुना है। तो चलो एक सवाल और पूछता हूँ, क्या आपने साउथ कोरिया का नाम सुना है? तो आप बोलोगे जी हाँ, साउथ कोरिया का भी नाम मैंने सुना है। पर वेट, यहाँ पर आपने कभी ये सोचा है कि नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये दो कोरिया क्यों है? क्या कभी एक कोरिया कभी हुआ करता था? और अगर था तो ये डिवाइड कैसे हुआ? चलिए आज इस वीडियो में हम कोरिया के बारे में ही बात करने वाले हैं कि ये जो कोरिया आपको दिखता है आज के डेट में दो कोरिया, तो ये डिवाइड कैसे हुआ है, इसके पीछे क्या क्या हिस्ट्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, इस कहानी की शुरुआत हम सबसे पहले यहाँ से शुरू करती हैं कि ये जो दोनों कोरिया अभी हम देखते हैं, तो क्या कभी ये एक जमाने में एक कोरिया हुआ करता था? तो जी हाँ, ये एक कोरिया हुआ करता था। ये समय था आज से करीब 150 साल पहले, यानी कि 1885 से पहले का समय, जब जापान कोरिया पर जिसने हमला नहीं किया था उसको अनेक्स नहीं किया था। एक्चुअली में होता क्या है ना कि 1905 में रसिया जापान का वॉर होता है, जिसमें कि सरप्राइजिंगली जापान वो वॉर जीत जाता है। और जापान ये वॉर जीतता है तो साथ में वो कोरिया को भी जीत लेता है। तो 1905 से लेकर 1910 तक जो कोरिया होता है वो जापान के प्रोटेक्टोरेट में होता है। लेकिन 1910 में जापान उसको ऑफिशियली पूरी तरह से अनेक्स कर लेता है अपनी, उसको मतलब कि कोरिया को एक कॉलोनी बना देता है। जैसे कि एक समय में हुआ करता था 1947 से पहले ब्रिटिश का कॉलोनी हुआ करता था पूरा का पूरा इंडिया। 1910 से लेकर 1945 तक, जब तक जापान सरेंडर नहीं कर देता है वर्ल्ड वॉर 2 में, तो तब तक के लिए जो कोरिया हमें दिखता है आज के डेट में, तो ऐसा कोरिया नहीं था, एक यूनिफाइड कोरिया था। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे ही जापान हारने लगता है वर्ल्ड वॉर 2, तो वहां पर जितने भी एलिड पावर थे, जो अमेरिका था, जो आपका रूस था, जो ये ब्रिटेन था, तो ये सभी डिसाइड करने लगते हैं कि ये जो कोरिया, जो जापान के सरेंडर या जापान के हारने के बाद जो ये कोरिया हमें मिलेगा, तो इसका करना क्या है, इसमें कैसे गवर्नमेंट चलाना है, इसको एक्चुअली में रूल कैसे करना है। तो सभी पावर्स मिलकर ये डिसाइड करती हैं कि एक्चुअली में क्या करते हैं ना कि कोरिया को एक ट्रस्टीशिप में डाल देते हैं, जिसमें कि सारे कंट्री मिलके कोरिया, जब तक यूनिफाइड एक प्रॉपर गवर्नमेंट ना हो जाए ना अपना कोरिया का, तब तक इसको ट्रस्टीशिप के दौरान चलाते हैं। और इस दौरान वो कोशिश करेंगे कि कोरिया में एक अपना एक गवर्नमेंट बन जाए। रसिया चूंकि कोरिया से नजदीक था, तो रसिया आराम से कोरिया पर अपना कंट्रोल बना रहा था। लेकिन यहाँ पर यूएसए जो था, जो अमेरिका था, उसको एक फियर था, क्योंकि रसिया में जो आपका गवर्नमेंट थी वो था आपका कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, सोशलिस्ट गवर्नमेंट। लेकिन जो अमेरिका में जो गवर्नमेंट थी वो था आपका कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट। वो तो वर्ल्ड वॉर 2 ऐसा सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो गया था हिटलर के द्वारा कि वो दोनों कंट्री आपस में मिलकर लड़ रहे थे, लेकिन दोनों का आइडियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट था। तो रसिया चूंकि कोरिया से नजदीक था, तो अमेरिका को लग रहा था कि यार अगर रसिया पूरी तरह से टेक ओवर कर लेगा कोरिया को, तो वहां पर तो उसके आइडियोलॉजी की सरकार बन जाएगी। तो एक्चुअली में अमेरिका ने उस समय किया क्या कि अगस्त 1945 में उसके दो ऑफिसर्स ये मिलकर डिसाइड करते हैं कि चूंकि भाई देखो दोनों ने मिलकर लड़ाई की है, तो कोरिया को एक काम करते हैं कि इसको 38 पैरेलल लाइन पे डिवाइड कर देते हैं। और उसके साउथ में जो एरिया रहेगा उसको अमेरिका कंट्रोल करेगा, और जो उसके नॉर्थ में जो एरिया रहेगा तो उसको रसिया कंट्रोल करेगा, जो उसमें सोवियत कहलाता था। तो इसमें ये डिसाइड किया गया। तो रसिया इस प्रपोजल को मान लेता है, सोवियत इस प्रपोजल को मान लेता है कि ठीक है, जब तक एक यूनिफाइड कोरिया का एक गवर्नमेंट, प्रॉपर गवर्नमेंट ना बन जाए, तब तक हम इसको जो ट्रस्टीशिप में हम लोग जो बात की थे पहले, तो उसी के हिसाब से चलाएंगे। अब इसके लिए बाकायदा दिसंबर 1945 में एक ज्वाइंट कमीशन बनता है, जिसमें कि सभी प्रमुख देशों के लोग शामिल होते हैं, और उसमें डिसाइड करना होता है कि एक्चुअली में कौन सा गवर्नमेंट वहां पर कोरिया में चलाया जाएगा, कैसे उसको यूनिफाइड किया जाएगा। ये अगेन मैं बार बार बोल रहा हूं। हालांकि ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट कभी भी किसी आम कोरियन से कभी पूछा नहीं गया कि आपको ट्रस्टीशिप पसंद है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे कोरियंस ऐसे थे ना जिनको लगता था कि यार सीधा आप हमें अपनी सरकार चलाने दो, हम अपना देश खुद से चला सकते हैं, आप लोग यहाँ से निकलो। लेकिन चूंकि दोनों का ज्वाइंट कमीशन बन चुका था कि अगले 5 साल में इसको यूनिफाइड करना है पूरे कोरिया को, और उसको मतलब कि डिसाइड करना है कि कौन सी गवर्नमेंट चलेगी। तो इसके लिए बाकायदा बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं। जैसे कि सोवियत यूनियन जो होता है वो एक लीडर को सामने लाता है और कहता है कि देखो एक काम करते हैं कि कोरिया को ना यूनिफाइड करके इसको उसका प्रेसिडेंट बनाते हैं, उसका अध्यक्ष बनाते हैं। लेकिन यूएसए, आप समझ रहे हो, वो सोवियत यूनियन का लीडर से, जो कि चूंकि कम्युनिस्ट थे, तो उससे वो बोले कि भाई ये लीडर नहीं चलेगा। फिर सितंबर 1947 में सोवियत यूनियन एक नया प्रपोजल लेके आता है कि एक काम करते हैं, आप जो यूएसए हो और हम जो सोवियत यूनियन है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अपना जितना भी फोर्स होता है ना वो कोरिया से बाहर निकालते हैं, और यहाँ पर एक प्रॉपर इलेक्शन करवाते हैं, और इन लोगों को डिसाइड करने देते हैं कि इन लोग कौन सा गवर्नमेंट, कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहता है। यूएसए इस बात को सिरे से नकार देता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। यार उनको लग रहा था कि यार सोवियत यूनियन चूंकि कोरिया से नज़दीक में है, तो एक समय जैसे ही हम लोग मतलब कि यूएसए का फोर्स जैसे ही कोरिया से बाहर जाएगा ना, तो सोवियत यूनियन उस पर कब्जा कर लेगा। मतलब ऐसा मेंटेलिटी था उस समय यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में। और साथ में आप जानते हो कि कोल्ड वॉर का खतरा भी बढ़ते जा रहा था। एक कोल्ड वॉर स्टार्ट होने के कगार पर था, या फिर कह लो तो स्टार्ट हो चुका था सोवियत यूनियन और ये यूएसए के बीच में, जो आप जानते हो कि 1991 तक चला था। तो जाहिर सी बात थी कि उन दोनों को एक दूसरे की बात पसंद नहीं
नहीं आ रही थी या फिर पसंद करना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि दोनों अपोजिट आइडियोलॉजी के थे। फिर फाइनली ये बात यूएसए यूनाइटेड नेशन ले जाता है और वहां कहता है कि चलो यूनाइटेड नेशन को डिसाइड करने देते हैं कि कोरिया के साथ क्या किया जाए। तो वहां पर होता क्या है कि यूनाइटेड नेशन वही बात कहता है कि चलो एक काम करते हैं, जितने भी ट्रूप्स हैं ना उन सबको बाहर निकालती हैं और यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक टेम्पररी मतलब कि एक कमीशन बनाया जाता है, जिसमें कि हम मतलब कि डिसाइड करेंगे कि कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहां रहना चाहिए, एक प्रॉपर इलेक्शन होना चाहिए। इस तरह की बात की जाने लगी, जिसको लेकर जो सोवियत यूनियन था उन्होंने इसको सिरे से नकार दिया। उनको लगता था कि यार, और लगता क्या था, सच में ऐसा था ही कि यूएसए का चूंकि यूनाइटेड नेशन पे दबदबा था, यूनाइटेड मतलब नेशन मतलब कि यूएसए, तो सोवियत यूनियन ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी प्रपोजल नहीं होगा। और जब इस तरह का बात उठने लगा और ज़्यादा मतलब कि कहते हो ना उसको कि रस्साकसी होने लगी, तो यूएसए ने सीधे से कहा, या फिर यूनाइटेड नेशन के सपोर्ट के साथ कह लो कि यूनाइटेड नेशन ने कहा कि चलो साउथ कोरिया में इलेक्शन करवा देते हैं और एक प्रॉपर गवर्नमेंट बना देते हैं। तो 1948 अगस्त 1948 में यूएसए मतलब यूनाइटेड नेशन के सपोर्ट से एक गवर्नमेंट बना देती है साउथ कोरिया में, और उसका लीडर अपॉइंट कर दिया जाता है बाय इलेक्शन। जब ये न्यूज़ जब नॉर्थ कोरिया को पता चलता है, तो सोवियत यूनियन के बैक से, सोवियत यूनियन के सपोर्ट से नॉर्थ कोरिया में एक गवर्नमेंट बना दिया जाता है जो कि कम्युनिस्ट होता है। लेकिन जो साउथ कोरिया होता है वो चूंकि यूएसए के सपोर्ट से होता है, तो वो कैपिटलिस्ट कंट्री बन जाता है। और वो जो 38 पैरेलल लाइन जो शुरुआत में ड्रॉ की गई थी टेम्पररी पर्पस के लिए, वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच का एक बॉर्डर बन जाता है। जैसे ही दोनों कंट्री फॉर्म होती है, तो दोनों का एक दूसरे पर क्लेम होता है कि हम ओरिजिनल कोरिया है और सामने वाला मेरा पार्ट का है, और अपोजिशन से भी वही आता है कि नहीं, मैं असली कोरिया हूं और अपोजिट वाला पार्ट मेरा पार्ट है। इसी तरह कुछ समय बीतता है कि 25 जून 1950 को नॉर्थ कोरिया अचानक से साउथ कोरिया पर हमला कर देता है, उस पर इन्वेड कर देता है कि हम सारे साउथ कोरिया को ना कैप्चर करके अपने में मिला लेंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत इंटेंस फाइट होता है। जानते हो कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में केवल ये दोनों नहीं लड़ रहे थे, नॉर्थ कोरिया से सोवियत का सपोर्ट मिल रहा था, और जो साउथ कोरिया है तो उसको यूएसए का सपोर्ट मिल रहा था, साथ में यूनाइटेड नेशन का भी सपोर्ट मिल रहा था। तो इन दोनों के जो वॉर होता है, जिसको कोरियन वार कहते हैं, तो इसमें 25 से 30 लाख लोगों की जान जाती है। और अल्टीमेटली रिजल्ट निकलता है कि देखो, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। जो जिसका आइडियोलॉजी, जैसे नॉर्थ कोरिया का सोवियत यूनियन के सपोर्ट में है तो वो कम्युनिस्ट सरकार बनेगी, और जो साउथ कोरिया है तो वो डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट, जो भी कंट्री आप कह लो यूएसए का, तो वो सरकार बनेगी। और जो 38 पैरेलल लाइन होता है, तो इतना ज़्यादा जो वॉर होता है ना, तो इसके बीच में क्या किया जाता है कि एक डीमिलिटराइज जोन बना दिया जाता है करीब 4 किलोमीटर का, कि ये जो एरिया है ना, यहाँ पर कोई भी मिलिट्री नहीं आएगी, कोई भी मतलब कि जो भी लोग आएंगे ना, तो यहाँ कोई आर्म्स वेपन लेके नहीं आएंगे, ये डीमिलिटराइज जोन रहेगा। ताकि इससे होगा क्या कि जो नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में जो फाइट होता है ना, तो वो कम होगा और यहाँ पर डेथ कम होगा। और कुछ इस तरह जो एक समय में पूरा कोरिया एक हुआ करता था, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। और जैसा कि आज आप देखते हो, किम जोंग उन जो आपका नॉर्थ कोरिया का लीडर है, जिसको तानाशाह कहते हो, और साउथ कोरिया का आप जान ही रहे हो कि वहाँ पर डेमोक्रेसी है। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।